Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel. Today we will study about George Eliot. Her lifespan was 1819 to 1880 एंड उनका जॉर्ज इलियट जो था ये पेन नेम था, पर उनका जो एक्चुअल नेम था, एक्चुअल में वो लेडी थी, तो उनका एक्चुअल लेडी नेम था मैरियन इवान। अब वो थी तो एक फ़ीमेल, बट उसने मेल पेन नेम से क्यों लिखा? एक तो ये रीज़न कहा जाता है कि उस टाइम पे विक्टोरियन इरा में जो फीमेल राइटर्स थे उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, उनके वर्क को इतना नहीं सीरियसली लिया जाता था, तो दैट्स वाई शी यूज्ड मेल पेन नेम। और सेकेंड रीज़न ये कहा जाता है कि फॉर 20 years शी लिव्ड विद जॉर्ज लेविस विदाउट मैरिज, हंस शी रिजेक्टेड बाय फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो ऐसा कहा जाता है कि उनके जॉर्ज लेविस के साथ इलीगल रिलेशनशिप थे, तो जिसकी वजह से उनके फ्रेंड्स और फैमिली ने भी उसको कट ऑफ कर दिया था, और उसके अपने ब्रदर के साथ रिलेशन भी बहुत ख़राब हो गए थे, पर लेटर ऑन उसके ब्रदर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। और जॉर्ज इलियट का जो जन्म था वो वार्विकशायर में हुआ था, एंड शी वॉज इंग्लिश नॉवलिस्ट, पोइट, जर्नलिस्ट, ट्रांसलेटर एंड वन ऑफ रीडिंग राइटिंग ऑफ विक्टोरियन इरा। And her father's work, The Management Estate, inspired her. तो हम देखते हैं कि उनके जो फादर का वर्क था द मैनेजमेंट एस्टेट, उसने जॉर्ज इलियट को बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड किया था अपनी राइटिंग को लिखने के लिए। तो ऐसा कहा जाता है कि जो जॉर्ज इलियट थी वो ज़्यादा सुंदर नहीं थी, तो उसके फादर ने सोचा कि इसको बहुत ज़्यादा अच्छी एजुकेशन दी जाए, तो उन्होंने उसको बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स में भेजा। यहाँ पे उसने फॉरेन लैंग्वेजेस लाइक जर्मन, इटालियन वगैरह सीखी, और बाद में इन्होंने जर्मन में ही अपनी जो अर्ली राइटिंग्स थी वो ट्रांसलेट करके स्टार्ट की थी। जर्मन वर्क्स जो थे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया इन्होंने। और जो इन्होंने फर्स्ट वर्क ट्रांसलेट किया था जर्मन का वर्क था द लाइफ ऑफ जीसस, जो कि जॉर्ज चैपमैन का वर्क था, और सेकंड था द इवेंट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी। एंड शी वॉज ऑल्सो असिस्टेंट एडिटर ऑफ वेस्टमिंस्टर एबी, तो वो वेस्टमिंस्टर एबी में एक असिस्टेंट एडिटर भी रही थे। एंड शी ऑल्सो कॉल्ड एग्नोस्टिक, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपको कि कौन सा विक्टोरियन इरा का राइटर एग्नोस्टिक कहा जाता है, तो शी वॉज जॉर्ज इलियट। तो एग्नोस्टिक होता है जिसको गॉड के एग्जिस्टेंस के ऊपर डाउट या संदेह होता है। तो उसके जो अर्ली एजुकेशन थे उस टाइम पे उसके अंदर जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी व्यूज़ जो थे वो फिट कर दिए गए थे, पर बाद में जब वो लोगों के संपर्क में आती है तो उसके अंदर वो एक टाइप से एग्नोस्टिक बन जाती है, उसको गॉड के एग्जिस्टेंस के ऊपर शक होने लगता है। और जब चार्ल्स डिकन्स उसकी राइटिंग्स को पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो राइटिंग्स है ये किसी वीमेन राइटर ने लिखी है, किसी लेडी राइटर ने लिखी है, क्योंकि कोई भी जो मेल राइटर है वो इतना अच्छा वीमेंस के नज़रिए से नहीं देख सकता। और ये जॉर्ज इलियट पेन नेम उन्होंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था जब वो एक स्टोरी कलेक्शन लिख रही थी, सेंस ऑफ क्लैरिकल लाइफ, और उसमें उन्होंने एक स्टोरी लिखी थी द सैड फॉर्चून ऑफ रेवरेंड आमोस बार्टन। तो इसमें इन्होंने फर्स्ट टाइम ये जॉर्ज इलियट पेन नेम यूज़ किया था, और ये वर्क इनका ब्लैकहुड मैगजीन में पब्लिश हुआ था। तो जो जॉर्ज इलियट थी वो ब्लैकहुड मैगजीन से भी जुड़ी हुई थी, और उनको रियलिज्म और साइकोलॉजिकल इंसाइट के लिए भी फेमस माना जाता था, और उनका एक ऐसे जो सिली नॉवेल्स बाय लेडी नॉवेलिस्ट था ये वेस्टमिंस्टर रिव्यू में पब्लिश हुआ था। नाउ लेट्स डिस्कस्ड अबाउट हिज फेमस वर्क्स। तो सबसे पहले हम एसेस देखते हैं जो उन्होंने एसेस लिखे थे। फर्स्ट ऐसे है द इम्प्रेशन ऑफ थियोफ्रेस्टस सच, 1879 में पब्लिश हुआ, और ये कलेक्शन ऑफ ऐसे हैं। सेकंड सिली नॉवेल्स बाय लेडी नॉवेलिस्ट, इसमें उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था उन नॉवेल्स को जो कि विमेंस के ऊपर लिखे गए थे, या फिर कुछ नॉवेल्स जो विमेंस के द्वारा ही लिखे गए थे और जिसमें कि विमेन की सिलीनेस को दिखाया गया था, तो उनको इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था। अब हम उनके नॉवेल्स देखते हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। तो उनका जो फर्स्ट नॉवल है वो है एडम बेडे, जो कि 1859 में पब्लिश हुआ था, और ये उनका फर्स्ट नॉवल था और एक पास्टोरल नॉवल था। और आपने एक बात याद रखनी है कि जो जॉर्ज इलियट है इसने अपने हर एक नॉवल में सेटिंग को चेंज किया है, लाइक
किसी में इंग्लैंड की सेटिंग है, किसी में इटली की सेटिंग है। और उन्होंने अपने सेंचुरीज को भी चेंज किया है, किसी में 17, 18 या 19 सेंचुरी, और सेंचुरी के अकॉर्डिंग उन्होंने ईयर्स को भी चेंज किया है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब एडम बेडे उनका फर्स्ट पास्टोरल नॉवल है, और इसकी जो सेटिंग है ये एक विलेज एलिस्टोन इंग्लैंड में रखी गई है, और इसमें एक कम्युनिटी हेजलॉप भी दिखाई गई है, और जो ईयर है इसमें 1799, और इसमें एक लव रेक्टेंगल दिखाया गया है। ज़्यादातर लव ट्रायंगल होता है, पर इसमें लव रेक्टेंगल दिखाया गया है। इट मीन्स कि ये नॉवल ऑफ सिडक्शन है। अब इसमें 4 मेन कैरेक्टर हैं: हैटी सॉरेट, डैनिया मॉरिस जो कि हैटी की सिस्टर है, कैप्टन आर्थर जो कि एक सिक्वायर है, एडम बेडे जो कि एक कारपेंटर है। अब इसकी स्टोरी इस तरह से है कि जो हेटी और कैप्टन है ये दोनों एक दूसरे से लव करते हैं, बट किसी रीज़न से एडम और कैप्टन आर्थर दोनों में फ़ाइट हो जाती है, और जिसमें एडम बेडे जीत जाता है, और जो कैप्टन आर्थर है इसको वो सिटी छोड़ के जाना पड़ता है। अब इसके बाद जो एडम बेडे है वो हैटी सॉरेट को प्रपोज करता है, और जो हैटी सॉरेट है वो भी एग्री कर जाती है, मान जाती है। पर उसके बाद हैटी को रियलाइज़ होता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसके बाद वो जो अपना एक वो बच्चे को जन्म देती है और उसको छोड़ देती है। पर बाद में उसको अपनी गलती का एहसास होता है, तो जब वो अपने बच्चे को उठाती है तब तक वो मर चुका होता है। तो इस वजह से जो हैटी सॉरेट है उसको जेल हो जाती है। अब डैनिया मॉरिस और एडम बेडे जो है दोनों हेटी को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और जब कैप्टन आर्थर को ये सारा कुछ पता चलता है कि हेटी के साथ क्या क्या हो रहा है तो वो उसको बचाने के लिए आता है, और जो हेटी है उसको डेथ सेंटेंस सुनाया गया होता है, मतलब उसको मौत की सज़ा मिलती है। पर कैप्टन आर्थर जब उससे मिलने आता है तो उसका जो डेथ सेंटेंस है उसको कन्वर्ट करके उसको वहाँ से वैनिश कर दिया जाता है कि उसको इंग्लैंड छोड़ के जाना पड़ेगा। तो जब वो इंग्लैंड छोड़ के जाने लगती है तो उसकी तभी डेथ हो जाती है हैटी की। और इसके बाद जो डैनिया मॉरिस और एडम बेडे हैं वो रियलाइज़ करते हैं कि हैटी को बचाते बचाते वो खुद एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। तो इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। अब इस नॉवल को नॉवल ऑफ सिडक्शन कहा है क्योंकि इसमें लव रेक्टेंगल है, और जॉर्ज इलियट ने इस नॉवल को डिस्क्राइब किया है एज अ कंट्री स्टोरी फुल ऑफ ब्रेथ ऑफ काउ एंड द सेंट ऑफ हे। क्योंकि ये एक पास्टोरल नॉवल है तो इसमें उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है अ कंट्री स्टोरी फुल ऑफ ब्रेथ ऑफ काउज। नेक्स्ट नॉवल है उनका द मिल ऑन द फ्लोर्स जो कि 1860 में पब्लिश हुआ, और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल था, और इसकी सेटिंग 19th सेंचुरी की रखी गई थी, और इसमें एक डॉलकॉट मिल दिखाई गई है जो कि रिवर फ्लोस के ऊपर बनी हुई है। और इसमें जो करेक्टर हैं वो है मैगी टोलिवर जो कि जॉर्ज इलियट को दिखा रहा है, और टॉम जो कि आइजैक को दिखा रहा है। तो इस नॉवल में एक ब्रदर सिस्टर की स्टोरी दिखाई गई है जो लास्ट में यूनाइट हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है बाय ड्रॉन्ड इन एम्ब्रेस। और इसमें एक बिब्लिकल एपिग्राफ दिया गया है, इन देयर डेथ दे वर नॉट डिवाइडेड। इट मीन्स कि पूरी लाइफ चाहे वो अलग रहे पर इन द लास्ट इन देयर डेथ दे वर नॉट डिवाइडेड, जो डेथ है वो उनको डिवाइड नहीं कर सकती। नेक्स्ट नॉवल है उनका सिलास मारनर द वीवर ऑफ रेवलो, 1861 में पब्लिश हुआ, और ये उनका थर्ड नॉवल था। इसमें जो प्रोटेगोनिस्ट है उसका नेम है सिलास जो कि एक वीवर है, एंड ही ब्लेम्ड फॉर द थेफ्ट ऑफ पाउच ऑफ कॉइन इन चर्च। उस पर ब्लेम आता है कि उसने चर्च का पैसा चुराया है। नेक्स्ट नॉवल है रुमोला जो कि 1863 में पब्लिश हुआ, एक हिस्टोरिकल नॉवल है ये, और इसकी सेटिंग रखी गई है फ्लोरेंस इटली की, 1940 की सेटिंग है इसकी, और इसको कॉर्नहिल मैगजीन में पब्लिश किया गया था। और इसमें फ्लोरेंस के रिलीजन और पॉलिटिक को एक्सप्लोर किया गया है, उसके ऊपर है ये नॉवल। और इसमें जो करेक्टर्स हैं वो है रोमोला एंड टिटो जो कि हस्बैंड एंड वाइफ हैं। नेक्स्ट नॉवल है फेलिक्स हॉल्ट द रेडिकल, 1866 में पब्लिश हुआ, और इसकी सेटिंग है ट्रेबो मैग्ना जो कि एक टाउन है ड्यूरिंग रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832। तो काफ़ी सारे रिफॉर्म एक्ट हुए थे जिनमें कि जो रिफॉर्म एक्ट था 1832 का उसकी सेटिंग है इसमें रखी गई। नेक्स्ट नॉवल है उनका मिडल मार्च अ स्टडी ऑफ 1877 टू 72।
तो ये जो मिडल मार्च है इसकी जो सेटिंग रखी गई है ये मिडलैंड टाउन में रखी गई है, जो कि एक फिक्शनल टाउन है, एक्चुअल में ये एग्जिस्ट नहीं करता, ड्यूरिंग 1829 टू 1832। और ये रेफ़र करता है बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स को। इसमें काफ़ी सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स दिखाए गए हैं, लाइक 1832 का रिफॉर्म एक्ट दिखाया गया है इसमें, और जॉर्ज फोर्थ की डेथ को दिखाया गया है, किंग जॉर्ज फोर्थ की डेथ को दिखाया गया है, और रेलवे की स्टार्टिंग कैसे बिगनिंग हुई थी उसकी रेलवे की, उसको दिखाया गया है इसमें। और इसमें मेन कैरेक्टर है डॉर्थिया ब्रूक। अब इस नॉवल के बारे में वर्जीनिया वुल्फ ने कहा था, द मैग्निफिसेंट बुक विद ऑल इट्स इम्परफेक्शन इज़ वन ऑफ द फ्यू इंग्लिश बुक्स रिटन फॉर ग्रोन अप पीपल। और मार्टिन एमिस एंड जूलियस बार्नस ने कहा था, द ग्रेटेस्ट नॉवल इन द इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट नॉवल है उनका डैनियल डिरोंडा, जो कि 1876 में पब्लिश हुआ, और ये एक उनका फर्स्ट कंट्रोवर्शियल नॉवल था, क्योंकि इसमें उन्होंने ब्रिटिश और यूरोपियन सोसाइटी में जो ज्यूस की पोजीशन थी उसको दिखाया था। अब यहाँ पे रिलीजन की बात आ जाती है तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली कंट्रोवर्शियल हो जाती है। तो इसकी सेटिंग जो है वो जर्मनी में रखी गई है, और इसमें करैक्टर्स हैं डैनियल डिरोंडा जो कि एक बॉय है, और ग्वेंडा हेरल्थ जो कि एक गर्ल है। अब हम उनकी पोइट्रीज देखते हैं, तो उनकी फर्स्ट पोइम है इन द लंदन ड्राइंग रूम 1865, टू लवर्स 1866, द कॉयर इनविजिबल 1867, द स्पेनिश जिप्सी 1868, Agatha 1869, Brother and Sister 1869, How Lisa Loved the King 1869, Armgard 1871, Stradivarius 1873, The Legend of Jewel 1874, I Grant You Ample Leave 1874, Arion 1874, A Minor Prophet 1874, A College Breakfast Party 1879, The Death of Moses 1879, Count That Day Laws 1887। अब उनका एक इम्पॉर्टेंट नोवेला भी है, नोवेला मीन्स जो शॉर्ट नॉवल होता है, द लिफ्टेड व्हील 1859 में पब्लिश हुआ, और इसमें प्रोटेगोनिस्ट है लैटिनर। So this is all about George Eliot's life and about her works. If you like my video, please subscribe my channel. Have a nice day.